नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे, संधि का प्रकरण चल रहा था। संधि के प्रकरण में हम लोग विसर्ग संधि को देख रहे थे। क्या देख रहे थे मित्रों? विसर्ग संधि देख रहे थे। और आप लोग क्या करिए, फटाफट लाइव आ जाइए और लाइव आ करके देखिए कि हम कैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अध्ययन अध्यापन का चल आज की क्लास एकदम दमदार, मजेदार, एकदम धुआंधार होने वाली है। और इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं संधि की दुनिया में और बात करते हैं विसर्ग संधि के क्रम में रलोप संधि। कौन सी संधि? रलोप संधि। ठीक, तो रलोप संधि ये क्या कहता है? अर्थात कि यह र का लोप करता है। क्या करवाता है? यह र का लोप करता है। तो सूत्र है इसका रोरी। इसका सूत्र क्या है मित्रों? तो रोरी सूत्र है। ठीक, ये कहता है कि र के बाद, ये क्या कहता है कि र के बाद अगर र आ जाए तो, र के बाद अगर र आ जाए तो पूर्व र का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व र का लोप हो जाता है। ठीक ना? जैसे समझिए, जैसे है बालकास रमन्ते। जैसे क्या है? बालकास रमन्ते। कल हम लोगों ने सूत्र में देखा था कि पहले क्या करते हैं, बालकास रमन्ते में इस स के स्थान पर, इस स के स्थान पर हम लोग स सजशो रूह से, एक सूत्र है स सजशो रूह। कौन सा सूत्र है? स सजशो रूह। स सजशो रूह सूत्र से यहां पर इस स के स्थान पर रू करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे? इस स के स्थान पर रू कर देंगे और फिर क्या करेंगे? इस रू के ऊ की, इस रू के ऊ की हम लोग लोप करा देंगे। ठीक है, तो यहां बचेगा क्या? बालकार रमन्ते। यहां पे क्या बचेगा? यहां पे आपका बचेगा बालकार रमन्ते। क्या बच रहा है? बच रहा है आपका, यहां क्या बच रहा है? तो यहां बच रहा है आपका बालकार रमन्ते। फिर आप सूत्र लगा देंगे, कौन सा? रोरी सूत्र, जो कि कहता है कि र के पहले अगर एक और र मिल जाए तो पूर्व वाले र का लोप हो जाता है। और पूर्व र का जब लोप होगा तो क्या हो जाएगा? इस र का जब लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या? बालका रमन्ते। क्या बनेगा? बालका रमन्ते। इसी तरीके से आपका दूसरा उदाहरण है गौस रंभते। क्या है? गौस रंभते। तो यहां पे क्या होगा समझिए, यहां पर फिर से वही, यहां पर वही स सजशो रूह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स सजशो रूह, क्योंकि पद के अंत में अगर स आ जाए तो हम क्या करेंगे? स सजशो रूह सूत्र से यहां पर रू कर देंगे। क्या हो गया? गौर बन गया। क्या बन गया? गौर बन गया ना। जब गौर बन गया फिर रू के ऊ की का लोप करा देंगे तो बन जाएगा क्या? गौर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा गौर। और जब गौर बन जाएगा, ठीक ना, क्या बन जाएगा? गौर बन जाएगा। तो फिर रोरी सूत्र लगा करके हम लोग इस वाले र का लोप करा देंगे। जब लोप करा देंगे तो क्या बन जाएगा? गौ रंभते। क्या बन जाएगा मित्रों? गौ रंभते। ठीक ना? फिर इसी का एक दूसरा पार्ट है, ये भी देख लीजिए कि ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़। ढ लोपे पूर्वस्य, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़। क्या है? ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़। दीर्घोड़। क्या हो गया? ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है आपका रोई सूत्र का ही है, समझ नहीं है। ये कहता है ढ या र का, ढ या र का लोप हुआ हो तो, ढ या र का लोप हुआ हो तो ढ या र के पहले, ढ या र का लोप हुआ हो तो ढ या र के पहले जो अ ई उ हो, जो अ ई उ हो, यानी जो अ ई उ की मात्रा हो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे बात समझिए, जैसे यहां पे क्या है? लीढ़ धन ढ। क्या है? लीढ़ धन ढ। तो यहां पे इस वाले का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? इस वाले का लोप हो जाता है। तो कहने का मतलब कि इसके पहले ये जो छोटी ई की मात्रा है वो किसमें बदल जाएगी? बड़ी बदल जाएगी। किससे? ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ सूत्र से। क्या बन गया? लीढ़। इसी तरीके से पुनर्धन रमते। क्या है? पुनर्धन रमते रोरी सूत्र से। किससे?
ढ लोपे पूर्व से पहले लगा रोर, क्या लगा, पहले लगा रोरी लगा, रोरी सूत्र से इस वाले र का लोप हुआ, क्या हुआ, इस वाले र का लोप हुआ। फिर ढ लोपे पूर्व से दीर्घोड़ा सूत्र क्या कहता है कि यदि अ इ उ हो, क्या हो, ये मात्रा अगर मिल जाती है तो उसको हम लोग दीर्घ में बदल देते हैं, अर्थात बड़ी ई बड़ा आ बड़ा उ कर देते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, दीर्घ में जब बनेगा तो पुनरारंभते। इसी तरीके से निर्धन रोगः निरोगः, निर्धन रसः नीरसः, क्या बन गया, निर्धन रसः बराबर निरसः। इसी तरीके से अंतर्धन राष्ट्रीय, क्या है, अंतर्धन राष्ट्रीय, तो क्या बन जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, क्या बन जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। ढ लोपे पूर्व से दीर्घोड़ा सूत्र क्या कहता है मित्रों, ये अगर र या ढ का लोप हुआ हो तो उसके पहले जो अ ई उ की मात्रा लगी होती है उन्हें ये क्या कर देता है, दीर्घ में कर देता है, ठीक है। तो जब अ की मात्रा लगी है तो बड़ा आ, अगर छोटा उ की मात्रा लगी है तो उसके बाद जब परिवर्तन होगा तो उधर छोटा आ, छोटा अ है तो बड़ा आ, छोटी ई है तो बड़ी ई, छोटा उ है तो बड़ा उ, इसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला है, नेक्स्ट नया टॉपिक है आपके समक्ष समास। नेक्स्ट नया टॉपिक क्या है मित्रों, तो आपके समक्ष एक जो टॉपिक दिख रहा है उसका नाम है समास, ठीक ना। समास का अर्थ होता है मित्रों संक्षेप। समास का क्या अर्थ होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात कि बड़े बड़े बात को, बड़े बड़े वाक्य को एक में कर देने को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि समास जो होता है वो पदों में होता है, अर्थात पद को ही, पद जो होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, एक कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, एक बना दिया जाता है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक उदाहरण है, पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम, ठीक, पीतम अंबरम यस्य सह, यहां पर कई सारे पद हैं, पीतम अलग है, अंबरम यह अलग है, यस्य अलग है, सह अलग है, तो पीतम अंबरम यस्य सह, तो पीतम अंबरम यस्य सह में क्या है, यहां पर जब 1 2 3 4 चार पद है ना, लेकिन जब इनका हम लोग समास करते हैं, जब समास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा पीताम्बरः, क्या बन जाएगा, पीताम्बरः। तो अर्थात कि चार पदों को, अर्थात अनेक पदों को मिला करके एक पद बना देना ही समास है, ठीक है ना। लंबे लंबे वाक्य को, लंबे लंबे वाक्य को एक में करके एक पद बना देना ही क्या कहलाता है, तो समास कहलाता है, अर्थात संक्षेपण की प्रक्रिया ही क्या है, समास है, ठीक। समास जो शब्द होता है मित्रों वो क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु, अस क्या है, धातु है, क्या है, धातु है, सम उपसर्ग है, क्या है ये, उपसर्ग है, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घई प्रत्यय, घई क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, घई प्रत्यय, कहा सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घई प्रत्यय के योग से, किस प्रत्यय के योग से, तो घई प्रत्यय के योग से आपका क्या बनता है, समासः, क्या बनता है, समासः बनता है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात कि अनेक पदों का, अनेक पदों का एक पद में हो जाना ही, अर्थात बड़े बड़े वाक्यों को छोटे वाक्य बना देना ही, अर्थात उन्हें संक्षेप रूप दे देना ही क्या है, समास है, ठीक। कहा देखिए फिर नीचे है, समसनम समासः, क्या है, समसनम इति समासः, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं, अपनी बात को संक्षेप में कह देने को ही क्या कहते हैं, संक्षेपीकरण की क्रिया ही क्या है, समास कहलाती है, ठीक है ना। अर्थात संक्षेपीकरण में, ठीक है, जो प्रयोग में लाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। अब आती है विग्रह, क्या आती है, विग्रह, तो यहाँ पे है कि वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्य विग्रह,
अर्थात कि जो पद हैं, जो अनेक पद हैं, उनके अर्थों का जिसके द्वारा बोध कराया जाता है, अर्थात समास का जिसके द्वारा बोध कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। और विग्रह समास में दो पद होते हैं, ठीक है। समास में क्या होता है? दो पद होता है। एक पद होता है समस्त पद होता है, समस्त पद, और दूसरा होता है विग्रह पद। समास में दो पद होते हैं, एक होता है समस्त पद, क्या होता है? समस्त पद, और दूसरा होता है विग्रह पद। कहने का मतलब जैसे यहां देखिए, पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः, यहां पे क्या है? ये विग्रह पद है। क्या है ये? विग्रह पद है। और समस्त पद, तो समस्त पद है मित्रों आपका पीताम्बरः। पीताम्बरः क्या है? समस्त पद है। तो कहा कि समास के दो पद होते हैं, एक समस्त पद होता है और एक विग्रह पद होता है। तो वही समास विग्रह, तो समास विग्रह दो प्रकार का होता है। जो विग्रह पद होता है समास में, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो कहा लौकिक विग्रह, क्या कहा? कहा लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। यही दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है लौकिक और दूसरा प्रकार है अलौकिक, ठीक ना। लौकिक विग्रह क्या होता है? तो लौकिक का मतलब होता है कि सामान्य जन। लौकिक का मतलब होता है सामान्य, अर्थात लोक को समझने लायक जो विग्रह होता है, अर्थात जिस चीज को सामान्य जनता भी भली भांति समझ ले, ठीक है ना। आप जैसे कोई बात, मैं बाप से बात कहूं और आप उसका ठीक ठीक उत्तर लगा लीजिए, ठीक ठीक भाषा आप बात को समझ लीजिए, वो क्या हो गई? लौकिक बात हो गई। और अलौकिक बात क्या है? अलौकिक विग्रह क्या होता है? तो जो व्याकरण में किसी शब्द की सिद्धि के लिए, जैसे पीताम्बरः है, तो पीताम्बरः बना कैसे, इसका प्रत्येक प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर के व्याकरणिक नियमों की सिद्धि की जाए, ठीक है ना, तो उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। अर्थात व्याकरणगत नियम, अर्थात सिद्धि की प्रक्रिया में जो विग्रह अपनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? अलौकिक विग्रह कहते हैं। तो देख लीजिए एक उदाहरण कि पीताम्बरः का जो लौकिक विग्रह है वो होता है पीतम अंबरम यस्य सः। क्या होता है? पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरः। और अलौकिक विग्रह तो कहा पीत सु अंबर सु, अर्थात कि देखिए जो समास होता है वो सुबंतों के साथ होता है, समझ लीजिएगा। समास जो होता है वो सुबंतों के साथ होता है। किसके साथ होता है? सुबंतों के साथ। सुबंतों के साथ समास होता है, ठीक है ना। सुबंत समझ रहे हैं ना? जो सुप आदि 21 प्रत्यय होते हैं, जो सुप आदि 21 प्रत्यय होते हैं, उन्हीं का समास होता है, ठीक है ना। समर्थ सुबंत का, समर्थ सुबंत क्यों कहा? क्योंकि सुबंत ही क्या होते हैं? एक अर्थ देते हैं। ये जब प्रातिपदिकों के साथ लगते हैं तो यही क्या कहते हैं? एक अर्थ देने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो कहा कि समर्थ सुबंत के साथ ही समास होता है, ठीक ना। तो ये हो गई बात लौकिक और अलौकिक विग्रह की। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं समास के भेद। क्या बात करते हैं? समास के भेद। हाँ, एक चीज और जान लीजिए यहीं पे कि समास जो होता है, समझ लीजिए, समास का अर्थ क्या हुआ? संक्षेप। और जो विस्तृत हो, संक्षेप तो क्या हो गया? एक बात हो गई। और संक्षेप का विलोम क्या होगा? विस्तृत। तो कहा कि समास जो है संक्षेप है, और विस्तृत जो होता है वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास, ठीक। व्यास का मतलब होता है वृद्धि करना, अर्थात अलग अलग खंडों में बांटना। क्योंकि देखिए प्राचीन समय में क्या था कि वेद जो था वह एक ही था। वेद जो था वह एक ही था। कहने का भाव यह है कि वेद के क्रम में ऋग यजुः साम अथर्व ऐसा कुछ नहीं था, बांटा नहीं गया था, बल्कि क्या था? वेद सिर्फ एक ही था। लेकिन जब महर्षि वेद व्यास जी आते हैं तो उन्होंने क्या किया? मतलब कि बांटा, ठीक है ना। कहा कि ये पार्ट आपका ऋग्वेद है, ये पार्ट आपका यजुर्वेद है, ये पार्ट साम है, और ये पार्ट आपका अथर्ववेद कहलाएगा। तो ये जो बांटने की प्रक्रिया है, जो संक्षेप था, अर्थात चारों वेद एक ही थे,
तो चारों वेदों को अलग अलग बांट देना कि इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, तो बांटने की जो प्रक्रिया है वो व्यास कहलाई। क्या कहलाई? व्यास कहलाई। और संक्षेपण की जो प्रक्रिया है उसको समास कहते हैं। ठीक ना। आइए तो हम लोग जानते हैं समास के भेद। तो यूपी टेट में जो समास के भेद माने गए हैं, क्या माना गया है? 6 भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6 होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिएगा, यही अगर आपसे पूछ ले कि सिद्धांत कौमुदीकार कौन? सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित। कौन? तो सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदीकार। सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? हैं भट्टोजी दीक्षित। कौन है मित्रों? भट्टोजी दीक्षित। ठीक ना। ये तो समास के भेद ये 4 मानते हैं। कितना समास का भेद ये मानते हैं? ये 4 भेद मानते हैं। कितना मानते हैं? 4। ठीक। सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित समास के कितने भेद मानते हैं? 4 मानते हैं। लेकिन आपको टेट के पाठ्यक्रम में कितना मानना है? 6 मानना है, क्योंकि ये जो सिद्धांत कौमुदीकार हैं ये समास, तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय को और कर्मधारय का भेद, इस कर्मधारय का भेद द्विगु मानते हैं। क्या मानते हैं? द्विगु। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु। इसलिए ये दोनों पार्ट एक के ही अंदर रख लिया जाए तो 1 2 3 4, इस आधार पर समास कितने भेद हुए? 4। किसके आधार पे? सिद्धांत कौमुदी का। सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? भट्टोजी दीक्षित। ठीक। इसी तरीके से इन्हीं भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं जिनकी रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। और उनका नाम है वरदाचार्य। क्या नाम है? वरदाचार्य। वरद। क्या नाम है उनका? तो वरद नाम है, वरदाचार्य। क्या नाम है? वरदाचार्य, यानी कि वरद आचार्य। उन्होंने लघु कौमुदी में कितना माना है? उन्होंने समास के 5 भेद माने हैं। उन्होंने समास के कितने भेद माने हैं? 5 भेद माना है। तो आइए हम लोग इन सब बातें ये जान लिए कि लघु कौमुदी कौन? आचार्य वरद है, वरदाचार्य। ठीक है। और सिद्धांत कौमुदी के तो भट्टोजी दीक्षित। इन लोगों ने सिद्धांत कौमुदी में 4, लघु कौमुदी में 5 माने गए हैं। ठीक। और आपके टेट के पाठ्यक्रम में अर्थात यूपी टेट में कितना माना गया है? यूपी टेट सुपर टेट में 6 माना गया है। ठीक ना। तो आइए हम लोग आगे क्रमशः बात करते हैं अव्ययी भाव समास पे। किस पे बात करते हैं? अव्ययी भाव समास पे। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है लिखा? क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक। इसका सूत्र क्या है? कहा पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। अर्थात प्रायः जिसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान हो, वही पद क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। वह समास क्या कहलाता है? तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और समास जो होता है, देखिए ये पहले से ही अव्ययी भाव समास नहीं रहता। ये पूर्व पद इसका हमेशा अव्यय नहीं होता। ध्यान रखिएगा, समास होने के पहले, समास के पहले की जो क्रिया होती है वो पद अव्यय नहीं होता। जैसे बात समझिए, जैसे हमने कहा कृष्णस्य समीपम, जैसे हमने कहा कृष्णस्य समीपम, तो कृष्ण अलग पद है, समीप अलग पद है। लेकिन जब इन दोनों का समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, तो कृष्णस्य समीपम बराबर उपकृष्णम। ठीक है ना। तो ये जो उपकृष्णम है वह क्या हुआ? समास होने के बाद अव्ययी भाव समास बन गया। अर्थात समास के पहले की क्रिया अव्ययी भाव अव्यय नहीं होता, लेकिन समास होने के बाद में अव्यय हो जाता है। ठीक। ये जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें क्या, इनका 16 अर्थों में, इनका जो समास होता है अव्ययी भाव समास
16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में। कौन कौन से अर्थ हैं? तो कहा कि विभक्ति में जो 21 विभक्तियां हैं, ठीक है ना, सॉरी 21 करा, 7 विभक्तियां, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक ना, 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7। और 7 तरीके 21 बन सकता है, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से, ठीक है ना। वैसे विभक्तियां 7 को हम 21 विभक्तियां बना सकते हैं। कैसे? कि जैसे प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, इस तरह से 7 है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके 21 विभक्तियां हम लोग बनाते हैं। कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या कि विभक्ति में ये जो अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है। तो पहला कौन सा अर्थ है? विभक्ति अर्थ में होता है। दूसरा समीप अर्थ में होता है, नजदीकी अर्थ में होता है। तीसरा समृद्धि अर्थ में होता है। चौथा व्यवृद्धि। किस अर्थ में होता है? व्यवृद्धि, अर्थात वृद्धि का अभाव, जहां पे कि कोई बढ़ोतरी ना हो। और तीसरा है आपका अर्थाभाव। क्या है? अर्थाभाव, अर्थात अर्थ का अभाव, ठीक है ना, चाहे पैसे का अभाव, किसी न किसी चीज की कमी, ठीक ना। फिर है अत्यय। क्या है? अत्यय है। अत्यय का अर्थ होता है अति, जिसे कहते हैं अति कह दिएगा, इतने अति कह दिए। तो अत्यय का अर्थ क्या होता है? नष्ट होना। फिर अगला है असंप्रति। क्या है? असंप्रति, अर्थात असंप्रति का मतलब कि इस समय अब ये उचित नहीं, असंप्रति अभियुक्त न होना, अर्थात क्या है? अभियुक्त न होना, अर्थात ये उचित नहीं है। और अगला है शब्द प्रादुर्भाव। क्या है? शब्द प्रादुर्भाव, अर्थात शब्द और सादृश्य, ठीक। फिर अगला पश्चात, आनपूर्व। आनपूर्व का अर्थ होता है क्रमशः, योगपद एक साथ होना, सादृश्य समानता, संपत्ति, साकल्य संपूर्णता, अंतवचन। अंतवचन मतलब क्या होता है? समाप्ति। इतने 16 अर्थों में, कितने 16 अर्थों में? इतने 16 अर्थों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 अर्थों में होता है। भाई कोई छूट गया क्या? हाँ, ये छूट गया शब्द प्रादुर्भाव। तो कहा कि इन 16 अर्थों में, इन्हीं 16 अर्थों में आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो आइए हम लोग क्रमशः एक एक करके पूरे अर्थों को देखते हैं कि किस अर्थ में कौन कौन सा समास कैसे हो रहा है। आइए तो हम आगे बात करते हैं। तो पहला है विभक्ति अर्थ में। पहला कौन सा अर्थ है? विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ में किस अर्थ में है? ठीक है, हाँ। तो पहला है विभक्ति अर्थ में। तो समास है आपका अधिहरि। क्या है? अधिहरि। तो यहां पे समझिएगा अधिहरि का अर्थ क्या हुआ कि हरि में, अधिहरि का अर्थ क्या है? हरि में। तो इसका जो बनेगा, इसका जब हम लोग क्या करेंगे, ये तो समस्त पद है। ये कौन सा पद है? ये समस्त पद है। कौन सा पद है? ये समस्त पद है। और ये आपका विग्रह पद है। कौन सा पद है ये? तो ये विग्रह पद है। अधिहरि अर्थात हरि में। तो इसका क्या बनेगा? हरौ इति। हरौ इति अर्थात हरि में या इस प्रकार, हरि में इस प्रकार, ठीक है। दूसरा उदाहरण है अध्यात्मम। क्या है? अध्यात्मम। तो अध्यात्मम, अध्यात्मम मतलब आत्मा में, ठीक है ना, आत्मन इति, अध्यात्म होना चाहिए था, अध्यात्म। यहां पे ये गलत छपा हुआ है, अध्यात्मम, ठीक है, अध्यात्मम। अध्यात्मम का अर्थ क्या होता है? आत्मन इति अर्थात आत्मा में। फिर है अधिगोपम। क्या है? अधिगोपम अर्थात गोप में, गोप इति अर्थात गोप में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जब भी क्या होगा, विभक्त में होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अक्सर आपको अधि मिलेगा। क्या मिलेगा? अधि मिलेगा। और यहां पे इति, ठीक। तो कहा अधिहरि अर्थात क्या है? हरौ इति, हरि का सप्तमी विभक्ति में रूप है, ठीक है ना। तो कहा हरौ इति, हरि में। फिर आत्मन इति, अध्यात्मम, गोप इति, अधिगोपम, ठीक। दूसरा है समीप। दूसरा क्या है? समीप।
समीप का क्या होता है कि समीप अर्थ में क्या हो रहा है, अव्ययी भाव समास हो रहा है। समास कौन सा है, तो उपगंगम। समास क्या है, उपगंगम, अर्थात गंगायाः समीपम। क्या है, गंगायाः समीपम बराबर उपगंगम। फिर दूसरा उदाहरण है आपका उपकृष्णम। क्या है, उपकृष्णम, अर्थात कृष्णस्य समीपम। क्या है, कृष्णस्य समीपम बराबर उपकृष्णम। तो कहने का भाव ये क्या है कि यहां पर समीप अर्थ में, किस अर्थ में है, समीप अर्थ में विद्यमान क्या है, गंगा का, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास हो रहा है। तो गंगा या समीपम उपगंगम, कृष्ण से समीपम अर्थात कृष्ण के पास या कृष्ण के समीप तो उपकृष्णम। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है समृद्धि अर्थ में। क्या है, समृद्धि। समृद्धि आप लोग समझते हैं कि समृद्धि मतलब क्या हो, वृद्धि हो अर्थात विकास हो किसी चीज की, किसी चीज का। तो यहां पे है सुमद्रम। समास क्या है, सुमद्रम समृद्धि अर्थ में। तो कहा मद्राणाम समृद्धि बराबर सुमद्रम, अर्थात मद्र देशवासियों की क्या है, समृद्धि है। किस देश की समृद्धि, तो मद्र देश की। सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, अर्थात मद्र देशवासियों की समृद्धि। दूसरा सुभिक्षम, भिक्षाणाम समृद्धि, अर्थात भीख मांगने में समृद्धि। कोई ब्राह्मण देवता हैं या कोई भी जो कि भिक्षाटन करता हो, भीख मांगकर भिक्षाटन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, तो क्या कर रहा है, आज उसको क्या है, ज्यादा भीख मिल जा रही है, या उसको इतना अधिकार मिल गया कि इस फला एरिया में ही तुम ही भीख मांगोगे, तो उस चीज की भिक्षा मांगने की समृद्धि हो गई, अर्थात उसे क्या है, एरिया मिल गया है भिक्षाटन करने के लिए। ठीक है, तो भिक्षा नाम समृद्धि बराबर सुभिक्षम। चौथा आपका जो अर्थ था, ध्यान रखिएगा, ये 16 अर्थों में ही क्या समास हो रहा है, जो देख रहे हैं आपको यहाँ पे 3-4 ये दिख रहा है, इसका अर्थ है कि अव्ययी भाव समास जो हो रहा है वो सिर्फ 16 अर्थों में हो रहा है। कितने अर्थों में, तो 16 अर्थों में। फिर है वृद्धि। क्या है, वृद्धि, अर्थात विधन वृद्धि, व्यवृद्धि, दुर्गत या वृद्धि का अभाव। व्यवृद्धि का अर्थ क्या होता है, दुर्गत या वृद्धि का अभाव। तो यहाँ पे है दुर्यवनम। यहाँ पे क्या है, दुर्यवनम, अर्थात यवना नाम व्यवृद्धि। क्या है, यवना नाम व्यवृद्धि, अर्थात क्या है, यवनों का नाश हो। दुर्गत या वृद्धि का अभाव, दुर्गति हो अर्थात क्या हो, यवनों का नाश हो। इसलिए क्योंकि यवनों ने क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था ना, तो भाई बिना कारण के अगर आप किसी को मारेंगे सताएंगे तो क्या कहेगा, जय तो नाश हो जाए, ठीक है ना। तो हमारी संस्कृति में भी यही शब्द आया, क्या, दुर्यवनम, कि यवनों का नाश हो। फिर है दुर्भिक्षम। दुर्भिक्षम तो क्या कहा, भिक्षाणाम व्यवृद्धि, अर्थात भीख मांगने का अभाव। दुर्भिक्षम तो कहा भिक्षाणाम व्यवृद्धि, अर्थात भीख मांगने में क्या हो रही है, कमी हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कौड़ी कम दे रहे हैं। आई बात समझ में, चलिए अगला है अर्थाभाव। तो हाँ, अर्थाभाव अर्थात अर्थ का अभाव है, किसी चीज का अभाव हो रहा है, कमी आ रही है। जैसे कहा निर्मक्षिकम, कोई स्थान है, निर्मक्षिकम अर्थात मक्षिका नाम अभाव, अर्थात मक्खियों का अभाव हो रहा है। किसका अभाव हो रहा है, तो मक्खियों का। किसका, तो मक्खियों का। ऐसे लिखेंगे नहीं, ये गलत है, ठीक है। मक्षिका नाम अभाव क्या है, ये है मक्खियों। यहाँ पे ये वाला सही है हिंदी के दृष्टिकोण से, लेकिन संस्कृत के दृष्टिकोण से ये सही है, ठीक है ना। हिंदी के दृष्टिकोण से लिखेंगे तो यही वाला सही पाया जाएगा, ठीक। आइए आगे चलते हैं। कहा मक्षिका नाम अभाव, तो मक्खियों का क्या है, अभाव है। कहा निष्प्राणम, तो कहा प्राणा नाम अभाव, अर्थात किसका अभाव, प्राण का अभाव। शरीर में कोई चेतना नहीं हो, निश्चेतन हो गया है शरीर, समझने। तो प्राण विहीन जो होगा तो उसी को लोग कहेंगे कि निष्प्राण है, अर्थात कि शरीर में कोई प्राण ही नहीं है, कोई चेतना ही नहीं है, ठीक है। फिर है निर्जनम, अर्थात जना नाम अभाव निर्जनम। तो निर्जनम कोई स्थान ऐसा है जहाँ पे कि क्या है, जनों का, लोगों का, मनुष्यों का अभाव पाया जाता है, उसी को निर्जन कहा। तो यहाँ देख लीजिए अर्थाभाव, अर्थात अभाव अर्थ में है। फिर अत्यय, अत्यय मतलब ध्वंस या नाश, अत्यय है।
अत्यय, अत्यय का अर्थ होता है ध्वंस या नाश। ठीक है, कहा अतिहिमम, उदाहरण है अतिहिमम अर्थात हिमस्य अत्ययः, अर्थात हिम की ठंडी की अधिकता हो गई है। क्या हो रही गई है? ठंडी की अधिकता हो गई है। तो कहने का भाव क्या? हिमस्य अत्ययः अर्थात ठंडी की अति हो गई है, ठंडी की अति हो गई अर्थात नाश हो जाए, कि कम से कम हम लोगों को ठंड से बच जाए। तो अति हिमम हिमस्य अत्ययः, अति रोगम रोगस्य अत्ययः। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों को आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लास बड़ी अच्छी लग रही होगी, मज़ेदार लग रहा होगा, आप लोगों को समाज समझ में आ रहा होगा। आज क्या है कि समयाभाव होने के कारण आधे घंटे की क्लास है, और आप लोग एंजॉय करिए और बखूबी ढंग से पढ़िए, क्योंकि आप लोग का समास चल रहा है, समास में अव्ययी भाव समास हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद मित्रों।